राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लूणी क्षेत्र के कूड़ी नगर निगम के सेक्टर 3, 4 और 5 में जनप्रतिनिधि श्री किशोर सिंह वेरावत ने युवाओं के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि कई दिनों से मैदान और पार्कों की सफाई नहीं हो रही थी, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही वेरावत ने तुरंत जेसीबी मंगवाकर मैदान और पार्क की सफाई करवाई। समस्या का समाधान होने के बाद युवाओं ने उनका आभार व्यक्त किया। श्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के बिग्गा गांव में भजनलाल सरकार की घोषणा के अनुरूप विधायक श्री ताराचंद सारस्वत ने रेलवे अंडरब्रिज का शिलान्यास किया। बिग्गा और अमृतवासी के बीच बनने वाले इस अंडरब्रिज से विकास को नई गति मिलेगी और अमृतवासी गांव सीधे हाईवे से जुड़ जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक श्री ताराचंद सारस्वत का स्वागत किया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। भजनलाल सरकार लगातार श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र को नई सौगातें दे रही है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आई है। कोलायत उपखंड अधिकारी कार्यालय में बिजली और पानी की समस्या को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इसमें एसडीएम श्री राजेश कुमार सहित विभागीय अधिकारी, सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम श्री राजेश कुमार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़े, यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति इन सुविधाओं के लिए भटके नहीं। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जालोर एसीबी की टीम ने जिला अस्पताल के एमसीएच सेंटर में कार्यरत डॉक्टर कानाराम चौधरी जूरिस्ट को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। डॉक्टर आईआर रिपोर्ट देने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। एसीबी एएसपी श्री मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में डॉक्टर को रिश्वत की रकम सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता को पारदर्शी और निष्पक्ष सेवा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में सभी विभागों में भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। राजस्थान सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर गाँव को स्वच्छ रखना और बीमारियों से बचाना है। उमरेड पंचायत समिति की खेड़का ग्राम पंचायत में भी प्रतिदिन नियमित सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में पर्यटक स्थल नटनी का 12 पर भी सफाई की गई। यह स्थान अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित है और प्रदेश भर से पर्यटक यहां नदी और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने आते हैं। खेड़का ग्राम पंचायत के ठेकेदार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों ने नटनी का 12 और सरिस्का द्वार के पास विशेष सफाई सुनिश्चित की। इसका उद्देश्य आने जाने वाले लोगों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है और क्षेत्र का वातावरण शुद्ध रखना है। शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास जयपुर में विशेष मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास और किसानों के हित में कई पहलुओं पर चर्चा की। विधायक श्री राठौड़ ने किसानों की गोजा किट से प्रभावित खरीफ फसलों की बेहतर सुरक्षा और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और सामुदायिक सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए सुझाव साझा किए। श्री राठौड़ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम हरियाली राजस्थान अभियान की सराहना की। उन्होंने 10 करोड़ पौधारोपण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने पर मुख्यमंत्री को बधाई भी दी। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीसी कक्ष में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनजातीय उपायुक्त रागिनी डामोर ने अभियान की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का वास्तविक लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। योजनाओं की क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना जरूरी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान आदि कर्मयोगी अभियान और आदि सेवा केंद्र की स्थापना की समीक्षा की गई। साथ ही अटल ज्ञान केंद्रों पर अटल प्रेरकों की चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट श्री अंकित समरिया की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय बेंगू में राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी बैंक शाखा प्रबंधक संबंधित बीसी की सूची स्थानीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। जिन खाता धारकों की KYC शेष है एवं जो सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत नहीं है, उनकी सूची शीघ्र भिजवाई जाए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी श्री अंकित समरिया ने कहा कि राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपखंड कार्यालय बेंगू में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अधो हस्ताक्षरकर्ता ने की। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी भू अभिलेख निरीक्षक प्रतिदिन की रिपोर्ट भिजवाएं। बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी 2 दिवस में फार्मर रजिस्ट्री कैंप से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को भेजी जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग की 217 महिला कर्मियों को हेलमेट वितरित किए। यह कार्यक्रम सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ। यह अभियान सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सड़क सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में 9 अगस्त से शुरू हुआ है और 15 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना है। अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को यातायात नियम, संकेतक बोर्ड, रोड मार्किंग, सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सुरक्षा सप्ताह के तहत जो सड़क यात्रा है वो सुरक्षित, उसके लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी प्रोग्राम के तहत PWD ने ये व्यवस्था की है कि 1200 रुपये का जो स्टील बर्ड का हेलमेट है वो 1/4 कीमत पर अर्थात 300 रुपये में बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है। और उसका उद्देश्य यह है कि लोगों को कम कीमत में हेलमेट लगे, लोग हेलमेट लगाने की आदत रखें और उनके लिए सुरक्षित रहे। तो उसमें 217 लोगों को अभी झुंझुनू जिले में ये दिया जा रहा है। और इसमें जो महिला अधिकारिता विभाग है उनके साथ हमने टाई अप किया है, उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया है कि महिलाएं जो है वो हेलमेट लें और इस अभियान को हम सफल बनाएं। PWD जी के इंजीनियर्स के सहयोग से सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के तहत हमारे विभाग की 217 महिलाओं को सब्सिडाइज्ड रेट पे हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आदरणीय एक्शन मैम, केसर मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टील बर्ड जैसी अच्छी ISI मार्का का हेलमेट इन्होंने मात्र 300 रुपये में उपलब्ध करवाया। ये बाजार में ये काफ़ी महंगा है, मात्र 25% कॉस्ट पे उपलब्ध हुआ है। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ में अन्य महिलाओं को भी ये महिलाएं मोटिवेट करेंगी। कारण कि भारत में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें जो मृत्यु हो रही है सबसे बड़ा कारण उसका हेड इंजरी है। अगर हेलमेट पहनती हैं तो उस संभावना को काफी कम किया जा सकता है। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक तेजा मेले की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर श्री कमलराम मीणा, SP श्री रत्न सिंह राठौर ने गहन विचार विमर्श किया। कलेक्टर श्री कमलराम मीणा कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे, तभी वे अचानक SDM कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में झूले लगेंगी तथा सुभाष उद्यान से स्टेडियम तक कॉरिडोर बनाकर दोनों ओर दुकानें लगाई जाएंगी, जिससे भीड़ का दबाव नियंत्रित हो सके। कलेक्टर श्री मीणा ने कहा कि मेले की तैयारियों के लिए समितियों का गठन किया जाएगा और अतिथियों को बुलाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही अनुभवी लोगों की मदद से मेले के आयोजन को सफल बनाने पर जोर दिया गया। आज हम यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, SP साहब है, हमारे उपखंड अधिकारी है, पुलिस उपाधीक्षक है, तो शहर की सामान्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आने वाले समय में जो आयोजित हो रहे हैं, मेले आयोजित हो रहे हैं या कोई बड़ी जनसभा आयोजित होती है उसके संबंध में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। और रूटीन डिस्कशन है, जो आम व्यवस्था होती है प्रशासन की, पुलिस की, दूसरे कई विभागीय इशू भी होते हैं, किस तरह से हमें कंबाइंड एक्शन करना है
पुलिस को, प्रशासन को और दूसरे विभागों को, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं सभी। भारत सरकार के वित्तीय समावेशन योजना अंतर्गत चल रहे विशेष संतृप्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु जायल उपखंड कार्यालय में ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी जायल ने की। उपखंड अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई से 23 सितंबर तक चल रहे इस अभियान का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक हर पात्र लाभार्थी बैंकिंग सेवाओं व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े। इसी क्रम में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे। इसके लिए सभी बैंक प्रबंधक लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करें और शिविरों में अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करें। डिडवाना जिले के मारोट कस्बे में पुलिस ने राजस्थान सरकार की अपराध व नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में मारोट थाना अधिकारी श्री बद्री प्रसाद की टीम ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलराम मीठड़ी और शेख सदाम गुड़ा साल्ट की रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पुलिस नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। अब्दुलपुर के मुदीताल ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ जुलूस के रूप में सभा स्थल पहुंचे, जिसमें सैकड़ों मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, डीजे और रथ शामिल थे। कार्यक्रम में वीरांगनाओं, राजकीय कर्मचारियों, खिलाड़ियों और बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि श्री राठौड़ ने कहा कि भजलाल सरकार और मोदी सरकार प्रदेश और देश को तेजी से विकास की ओर ले जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुदीताल पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तौर पर डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में ग्रामीण विकास में अद्वितीय काम हो रहे हैं। लगातार कामों का शिलान्यास और उद्घाटन एक श्रृंखला बंधी हुई है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे। 1,10,000 करोड़ के एक साथ आधारभूत संरचनाओं के काम हुए थे। अब तक का सबसे बड़ा बजट भजनलाल जी ने पिछला प्रस्तुत किया था और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी राशि का इंतजाम किया था। उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव में विकास दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तारानगर के राजकीय उप जिला अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में पहली बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। यह जटिल सर्जरी मरीज को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। ढाणी माना गांव की श्री गंगानगर पुत्र श्री बुधराम लंबे समय से गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें नया जीवन मिला है। ऑपरेशन टीम में मुख्य सर्जन डॉक्टर दीपक वर्मा सहित बनवारी जांगीर, शिवचरण और विकास चोपड़ा शामिल रहे। पीएमओ डॉक्टर देवीलाल जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अस्पताल में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प है। जल्द ही अन्य जटिल ऑपरेशंस की सुविधा भी यहां शुरू की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद विधायक श्री केसाराम चौधरी सहित कई अधिकारियों ने उपस्थित रहकर आयोजन का उद्घाटन किया। वाकपीठ अध्यक्ष एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री मिश्री लाल बंजारा ने बताया कि इस वाकपीठ में मारवाड़ क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य शामिल हुए। 2 दिवसीय इस आयोजन में शिक्षा सुधार, विद्यालय व्यवस्था, नवाचार, राज्य सरकार के प्रयास, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार, मिड डे मील व्यवस्था, भामाशाह प्रेरणा, MSC और SDM व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई हेल्थ ATM मशीन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह अत्याधुनिक मशीन कुछ ही मिनटों में 60 तरह की जांचें कर सकती है। अजमेर जिले के कादेड़ा और रामपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ ATM स्थापित किए गए हैं। यहाँ रोजाना दर्जनों लोग इन मशीनों से फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अब मरीजों को तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है और दवा देने में आसानी होती है। ब्लॉक CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि सभी जांचें पूरी तरह निःशुल्क है और रिपोर्ट मरीजों को व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद लाभकारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता पर आमजन की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की गति को तेज करने के प्रयास जमीनी स्तर पर सार्थक हो रहे हैं।
भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने नदबई एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर कहा कि नदबई आरओबी सहित सभी विकास कार्यों को आपसी सामंजस्य से तय समय में पूरा किया जाए। कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय में विभागीय रिकॉर्ड की जांच करते हुए लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने और परिवादियों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर चिन्हित लाभार्थियों को समय पर फायदा पहुंचाया जाए। आमजन को वित्तीय सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार का जन सुरक्षा योजनाओं का संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 30 सितंबर तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने सुरवाल में शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने और साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1090 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी। रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का 3 दिवसीय लक्खी मेला इस बार 26 से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। मुख्य मेला 27 अगस्त को रहेगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में मंदिर प्रांगण में बैठक हुई, जिसमें मंदिर ट्रस्ट और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं मजबूत की जाए। सुरक्षा के लिहाज से रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगते अवैध रास्तों को बंद किया जाएगा और बैरिकेडिंग, सुरक्षा गार्ड व चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। मेले के दौरान जोगी महल से शुरू होने वाला परिक्रमा मार्ग और अमृतसर महादेव मार्ग बंद रहेंगे। कोटा शहर की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से कोटा को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1507 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। बीकानेर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित जुजार दादोसा मंदिर में 2 दिवसीय जुजार दादोसा मेला शुरू हुआ। मेले की शुरुआत पशुपालन एवं डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोजाराम कुमावत ने की। मंदिर में धोख लगाकर इस दौरान उन्होंने प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। माटी कला बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाट ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मंच से कहा कि समाज में एकता की कमी को आपसी सहयोग से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सफल आयोजन के लिए प्रबंधन समिति को बधाई दी। गणेश महोत्सव को लेकर अजमेर में तैयारियों जोरों पर है। इसी बीच शहर के रावण की बगीची क्षेत्र में रहने वाले श्री मुरलीधर अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे हैं। श्री मुरलीधर पिछले लगभग 25 सालों से गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। खास बात यह है कि वे केवल मिट्टी की प्रतिमाएं ही बनाते हैं। उनका कहना है कि मिट्टी की मूर्तियां इको फ्रेंडली होती हैं और उनकी बेकदरी नहीं होती, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। मुरलीधर के दोनों पांव बचपन से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे मूर्तियों को खूबसूरत आकार देते हैं। उनका जुनून और मेहनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। 27 अगस्त को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का महोत्सव बनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। हम बता दें आपको, मूर्तियां बनाई जा रही है, जहां गणेश प्रतिमाएं अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। किस तरह की गणेश प्रतिमा है आप देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटियों में गणेश प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है, जो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा है। जिस तरह से प्लास्टिक और पेरिस की प्रतिमाएं बनाई जाती है वह काफी खराब होती है। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही है। हम कारीगर से बात करेंगे किस तरह से गणेश प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है और किस तरह की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। सामने इसके हाथ पैर ये सब अलग अलग बनाने पड़ते हैं, फिर इन्हें टुकड़ों में जॉइंट करने पड़ते हैं। जब जाके ये सूंड, ये माला आला सब अलग अलग बनाने पड़ते हैं। सूंड भी, हाथ भी, उंगली भी, एक एक चीज जोड़ने पड़ती, फिर पाटे पे बैठाएंगे। तो इस मूर्तियों में समय लग जाता है हफ्ते भर एक मूर्ति में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्यों नहीं बनाते? प्लास्टर पेरिस की अपन देना वो विसर्जन होती नहीं है, इस चक्कर में बनाते हैं। जो गलती बेकदरी होती है, टूटते हैं,
तो अपन बनाते नहीं, अपना तो मिट्टी का ही काम है ना, ये शुभ कहलाती है, तो इसी की इसमें कितनी मेहनत लगती है और कितना समय लगता इसमें हफ्ता भर लग जाता है एक मूर्ति में। है? ये हम 6-7 महीने पहले ही लगते हैं, जब जाके ये बनती हैं। कितने की बिकती है मूर्ति और आपको कितने की पड़ती है? जैसे एक मूर्ति में अपना 700 रुपये खर्चा आ जाता है इसमें, और 1500 रुपये की जाती है फिर। और ये बड़ी में ज़्यादा खर्चा आता है, तो बड़ी जाती है 3000 की, तो 1500 खर्चा आ जाएगा। किस किस तरह की मूर्ति आप बना रहे हैं, क्या रहता है, किस तरह का रूप देते हैं अलग अलग? जैसा रूप अपन फोटो कोई सी भी दे दो, हर तरह की फोटो बना लेते हैं। एक गाय वाली बनाई है, एक उसमें वो बम्बे का राजा है ना, लाल बाग, वो बनाया है, एक गद्दी वाला बनाया है, ऐसे करके बहुत सारे डिजाइन बना रखे हैं। कितनी परेशानी आती है आपको बनाने में, क्योंकि आपके दोनों पाँव भी नहीं है? तो सब घर वाले लगते हैं मिलके, जब होता है थोड़ा थोड़ा। बाकी मॉडल का काम मैं बनाता हूँ, बाकी सब घर वाले लग जाते जब बनती है। मिट्टी की मूर्ति ही ज्यादा बनाते हैं? हाँ, मिट्टी की मूर्ति बना। और कितनी रेंज से शुरू होती है, कितने रेंज तक की मूर्ति आपके पास है? अपने छोटी से लेके 250 से स्टार्ट के ये 3-4-5 हजार तक। 5000 तक की मूर्ति आप बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मुरलीधर। तो ये है मुरलीधर, जिन्होंने बताया कि इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा इनके द्वारा बनाई जाती है, जहां 250 से शुरू होकर लगभग 5000 की मूर्तियां होती है। तो गणेश चतुर्थी को लेकर पूरी तैयारियां जो है जोरों शोरों से की जा रही है। सोजा समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। हेरिटेज निगम के उपायुक्त स्वास्थ्य श्री युगांतर शर्मा ने हवा महल जोन के वार्ड संख्या 9 और 27 का पैदल दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों और सफाई व्यवस्था की स्थिति देखी। दुकानों से प्लास्टिक का संग्रहण करवाया गया और दुकानदारों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गई। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे कचरा फैला रखा था उनसे तुरंत सफाई करवाई गई और भविष्य में कचरा नहीं फैलाने के सख्त निर्देश दिए गए। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमियों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब पशु प्रेमी चिड़ियाघर के जानवरों को गोद ले सकेंगे। डीएफओ श्री अनुराग भटनागर ने बताया कि कोई भी संस्था, संगठन या व्यक्ति किसी जानवर या पूरे पिंजरे में रहने वाले पशुओं और पक्षियों को 1 साल के लिए गोद ले सकता है। गोद लेने वाले का नाम और फोटो उस पिंजरे के बाहर लगाया जाएगा और वह संस्था अपने प्रोजेक्ट या प्रचार सामग्री में उसका उपयोग भी कर सकेंगे। श्री अनुराग भटनागर ने कहा कि सड़क पर कबूतरों को दाना डालना या बंदरों को खाना खिलाना प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। सच्चा पशु प्रेमी यह है कि वह चिड़ियाघर के जानवरों को गोद लेकर उनकी सही देखभाल करे। ये राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो 2022-23 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन इस पर कोई प्रक्रिया हो नहीं पाई थी। ये है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इसके अंतर्गत जो हमारे जू हैं, जो हमारे चिड़ियाघर हैं, उसके अंदर जो भी वन्य जीव रखे हुए हैं, उनको कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूरी कोई कम्युनिटी, कोई लोग मिलके उसको है वन्य जीव को गोद ले सकते हैं। उसमें इस तरह का प्रावधान रहता है कि जैसे किसी वन्य जीव को मान लो टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, नीलगाय है, वहाँ पे हमारे पास ब्लैक बक है, चिंकारा है, इनमें से कोई भी एनिमल को, एक को या पूरे ग्रुप को या पूरे केज को, कोई भी जो है एक संस्था या इंडिविजुअल आदमी गोद ले सकता है। गोद लेने का मतलब ये, सपोज़ मैं कहता हूँ कि साहब मैंने एक लायन को मैंने गोद ले लिया है, उसका खर्चा पूरे साल का आता है 4 लाख रुपए। उसमें उसका खाना भी आ गया, उसका मेडिसिन भी आ गया, उसका जो एनक्लोजर है उसकी मेंटेनेंस भी आ गई, उसमें रंग रोगन जो भी हम कराते हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। तो 4 लाख रुपये आपको पे करना होगा जो भी उसको गोद लेना चाहता है, और वो एनिमल एक तरह से उनके द्वारा गोद लिया गया है। उसके नाम से वो उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं, उसके एनक्लोजर के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं कि ये जो है ये एनिमल मेरे द्वारा गोद लिया गया है। और इस तरह से वो अपनी जो भी मतलब मान लो बिजनेस करते हैं या कोई संस्था चलाते हैं, उसमें भी अपना उनका फ़ोटो वो यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये एनिमल हमारे द्वारा गोद लिया गया है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हम लोग आज दूसरी तरह के बहुत सारे काम करते रहते हैं पुण्य कमाने के लिए। कोई कबूतर को दाना डाल रहा है, कोई बंदर को खाना डाल रहा है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं डालना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी मना है करना इस तरह का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अभी डिसीजन दे दिया है कि भैया इसको नहीं डालना जाना। तो इस तरह के काम ना करके, और यदि हम वन्य जीवों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो इन वन्य जीवों को गोद लें, क्योंकि सरकार के पास भी बजट की एक लिमिट होती है।
तो यदि ऐसे जनसाधारण इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें एनजीओ इसके अंदर आएंगे और उसको गोद लेते हैं, तो उनका रहन सहन एक अच्छा हो सकता है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी हो सकती हैं, अभी भी अच्छी हैं लेकिन और बेटर हम कर सकते हैं। और एक हमें जो एक ह्यूमन बीइंग को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वन्य जीवों की सेवा करने का, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, हम जो भी फिर इसके बाद हम वन्य जीव सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम यदि वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें जिन्होंने गोद लिया हुआ है उनको हम एज ए चीफ गेस्ट, एज ए गेस्ट हम उनको हमेशा इन्वाइट करेंगे, उनको सूचना रहेगी। और बायोलॉजिकल पार्क के लिए भी उनको एंट्री फ्री रहेगी। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों को लेकर के काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, वहीं उनके संरक्षण को लेकर के भी काफ़ी काम हो रहा है। कोटा के बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की एक ऐसी योजना आई है जहाँ पर आप वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे। जो राज्य सरकार है वो वन्य जीवों को लेकर के काफ़ी बजट भी दे रही है और इस बजट के साथ ही उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं उनका जो मेडिकल चेकअप है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन कोटा में प्रदेश का ऐसा पहला वन्य जीवों को गोद लेने की एक नई परिपाटी शुरू की गई है, जिसमें आप किसी भी वन्य जीव को गोद ले सकते हैं। उस वन्य जीव के पिंजरे के बाहर आप अपना पूरा बायोडाटा लिख सकते हैं, उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये योजना जो है वो एक वन्य जीव अगर आप गोद लेते हैं तो उसका जो साल भर का जो खर्च आता है उस खर्च को आप वहन करेंगे। उसके बाद ही उसके पिंजरे के आगे जो एक विज्ञापन मान लीजिए वो किया जा सकता है और इसके साथ ही जो साल भर का उस वन्य जीव का खर्चा है वो आपको अलग अलग किस्तों में माने चाहे एक साथ माने वो वहन करना पड़ेगा। तो इस योजना से जहां एक और वन्य जीवों को लाभ होगा, उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा और इस एक नई योजना से लोगों को मोटिवेट भी मिलेगा। इस मोटिवेट के साथ जब लोग वन्य जीवों को गोद लेंगे तो जो अलग अलग वन्य जीव हैं, चाहे आप टाइगर को गोद ले सकते हैं, चाहे आप भालू को गोद ले सकते हैं, चाहे जो भी वन्य जीव आपको पसंद है उसको आप गोद लेकर के उसका संरक्षण कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके और लोग कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे बढ़े। इस पहल के साथ कोटा का जो बायोलॉजिकल पार्क है उसने एक नई पहल की है और इसमें राज्य सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।